टॉपिक चल रहा था सेल डिवीजन। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल डिवीजन क्या होता है, सेल हमारी क्यों डिवाइड होती है। सेल हमारी डिवाइड होती है ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, नई सेल को पुरानी सेल को रिप्लेस करने के लिए, डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है बच्चों? देखिए, जब कभी भी हमारी सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवाइड होने में जिन जिन फेजेस से गुजरती है, जिन जिन स्टेप्स को पूरा करती है या जो जो इवेंट्स वो फॉलो करती है, वो सारे क्या होते हैं, एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं और उन इवेंट्स की सीरीज को ही हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसा समझिएगा कि मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, इसको क्या होना है, डिवाइड होना है। तो जब ये डिवाइड होगी तो ये क्या करेगी, पहले बहुत सारे प्रिपरेशन करेगी, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करेगी। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगी, दो पार्ट में टूट जाएगी और क्या हो जाएगी, दो सेल बना लेगी। फिर ये दोनों सेल भी क्या हो जाएंगी, लग जाएंगी किसमें, प्रिपरेशन में, क्योंकि इन्हें भी क्या होना है, डिवाइड होना है। यानी एक सेल बनी, उसने तैयारी करी, डिवाइड हुई और फिर से तैयारी में लग गई दोबारा डिवाइड होने के। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये एक साइक्लिक फॉर्म में चल रहा होता है, इसलिए हम सेल डिवीजन के ये जो इवेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर सेल साइकिल की डेफिनेशन की बात करें तो सेल साइकिल क्या कहलाएगा, सीरीज ऑफ इवेंट्स अ सेल अंडरगोस टू डिवाइड। यानी कि एक सेल जब डिवाइड होने वाली होती है तो वो किन किन इवेंट्स को फॉलो करती है, उन इवेंट्स की जो सीरीज होती है, वो स्टेप्स होते हैं, वो फेजेस होती हैं, उन सारी फेजेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम को करने के लिए हम पहले प्रिपरेशन करते हैं। ठीक बात है। जैसे कि हमें मान लीजिए कहीं जाना है, ठीक है, कहीं वेकेशन पर जाना है, कहीं घूमने जाना है, छुट्टियों पर जाना है, तो हमें क्या, अगर हमको पता हो कि 4 बजे हमारी ट्रेन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सुबह से ही उसकी तैयारी में लग जाएंगे, है ना। या घर में मान लीजिए कोई मेहमान आने वाला है, तो हमें पता हो है कि वो जो हमारा जो गेस्ट है वो डिनर पे आएगा, तो हम शाम से ही लग जाते हैं डिनर की प्रिपरेशन, है ना। तो हमारी इसी तरह हमारी जो सेल होती है ना, जब उसको डिवाइड होना होता है तो उससे पहले वो बहुत सारी तैयारियां करती है। ठीक है, बहुत सारी तैयारियां करती हैं और इन तैयारियों की सीरीज को ही हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए होता क्या है, कि हमारी दो फेजेस होती हैं, दो बड़ी फेजेस होती हैं। ठीक है, हमारी सेल जो है डिवाइड होने के लिए सबसे पहले क्या करती है, प्रिपरेशन करती है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करेगी, एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, क्या करेगी, एक्चुअल डिवीजन करेगी। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यानी कि हमने क्या किया है, पहले तैयारियां करेगी, यानी सेल प्रिपरेशन में क्या करेगी, सेल को डिवाइड होने के लिए तैयारी करेगी और तैयारी होने के बाद जब वो पूरी प्रिपरेशन कर लेगी तो वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक सेल को, एक ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल क्या करती है, 24 आवर लेती है। ठीक है, 24 आवर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये सेल, एक ह्यूमन सेल 24 आवर में डिवाइड, मतलब एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे लगते हैं, तो 24 घंटे में वो 23 घंटा क्या करेगी, तैयारी करेगी। 23 घंटा क्या करेगी, सिर्फ तैयारी करेगी और आखिरी के 1 घंटे में क्या करेगी, वो एक्चुअल डिवीजन करेगी, है ना। हम लोग भी यही करते हैं, आप भी यही कर रहे हैं कि जैसे हमें एग्जाम देना है, ठीक है, तो एग्जाम तो हमारा एक पर्टिकुलर दिन पे होता है ना। मान लीजिए हमारा बायोलॉजी का पेपर है, तो बायोलॉजी का पेपर एक किसी पर्टिकुलर दिन होगा ना, और मुश्किल से 3 घंटे का पेपर होगा, लेकिन उस 3 घंटे के पेपर के लिए हम क्या करते हैं, पूरा सेमेस्टर, पूरा सेशन हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, उस 2 घंटे और 3 घंटे के एग्जाम के लिए। तो हमारी सेल भी क्या करती है, यही करती है कि पहले वो क्या करती है, प्रिपरेशन करती है, और प्रिपरेशन जब उसकी कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या करती है,
एक्चुअल डिवीजन करती है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन को हम एक नाम देते हैं। इस प्रिपरेशन का एक पर्टिकुलर नाम है, इसको हम कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं? इंटरफेज। याद रहेगा, इस प्रिपरेशन के पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। और जो हमारा एक्चुअल डिवीजन होता है इसको हम बोलते हैं एम फेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम फेज। याद रहेगा? चलिए अब देखिए प्रिपरेशन इंटरफेज क्या होते हैं। इंटरफेज में हमारी सेल क्या करेगी? कई सारे इवेंट्स को फॉलो करेगी और खूब सारी तैयारियां करेगी। अब सेल को डिवाइड होना है तो जाहिर सी बात है कि अगर सेल को डिवाइड होना है तो उसे क्या क्या करना होगा। देखिए कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तो उसको चाहिए होता है बहुत सारा प्रोटीन। ठीक है, तो हमारी सेल बेसिकली क्या करेगी? खूब ढेर सारा प्रोटीन बना लेगी। कौन बनाएगा प्रोटीन? प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा था? हमारा राइबोसोम कर रहा था। तो अब जहां जहां पर भी राइबोसोम होगा, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में राइबोसोम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम था, खुद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम था। तो जो जो राइबोसोम जहां जहां भी राइबोसोम होंगे वो सारे पार्ट क्या करेंगे? खूब सारी प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो बहुत सारा प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हमारी सेल को डिवाइड होना है। ठीक है, तो वो जब भी कभी डिवाइड होगी तो वो जिन भी दो डॉटर सेल्स में टूटेगी वो अपने सारे कंटेंट को अपने बच्चों में, अपने डॉटर सेल्स में बराबर बराबर बांटेगी, है ना। यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वो सारे क्या हो जाएंगे? रिप्लिकेट हो जाएंगे। वो सारे क्या हो जाएंगे? डबल डबल हो जाएंगे, अपनी कॉपीज बना लेंगे ताकि बराबर बराबर जाए। अब ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि ये एक सेल है। ठीक है, ये क्या है? एक सेल है। हाँ, ये क्या है? एक सेल है। ठीक है, अब ये सेल को क्या होना है? डिवाइड होना है। तो इसके पास क्या होगा? इसके पास मान लीजिए एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट है, मान लीजिए एक क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास अपना कुछ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो अब इसे क्या करना है? अपने बच्चों में बांटना है ना। तो जब ये मान लीजिए अपने दो बच्चों में इसको बांटेगी, एक इसका ये डॉटर सेल बनी, एक डॉटर सेल ये बनी, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया अगर यहाँ आ गया, है ना, तो दूसरा वाला क्या बिना माइटोकॉन्ड्रिया का होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये अपने जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे इसके पास, उन सबको क्या कर लेगी? डबल कर लेगी। ठीक है, यानी जब कोई सेल किसी भी मतलब सेल साइकिल को फॉलो कर रही होती है या सेल साइकिल के इवेंट्स को फॉलो कर रही होती है तो वो सबसे पहले क्या करती है? अपनी सारे सेल ऑर्गेनेल्स की और अपने जेनेटिक मटेरियल बोले तो क्रोमोसोम, अपने क्रोमोसोम को और क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट डीएनए को क्या करती है? सबको रिप्लिकेट कर लेती है, सबको क्या कर देती है? उनकी कॉपीज बना देती है ताकि वो अपने डॉटर सेल को बराबर, बहुत ईमानदार है ना ये पार्शियलिटी नहीं करेगी अपने बच्चों के साथ। तो ये सेल क्या करेगी? अपने सारे जेनेटिक मटेरियल को, अपने सारे सेल ऑर्गेनेल को क्या करेगी? डबल कर लेगी, रिप्लिकेट कर लेगी ताकि वो अपने बच्चों को बराबर बराबर से दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेज में ये सारे इवेंट फॉलो होंगे। ठीक है, जब सारी चीजों की कॉपी बन जाएगी फिर हमारी सेल क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं सेल साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एम फेज समझाना चाहूंगी, क्योंकि एम फेज जो होती है वो भी दो टाइप की होती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एम फेज भी हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। अब देखिए माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज हम लोग यहाँ पर इसको डिटेल पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस जो होता है वो हमारी जितनी भी हमारी बॉडी, हर एक सेल, ठीक है, हर एक सेल क्या करती है? माइटोसिस डिवीजन करती है। यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और जो भी हमारा जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेल होंगे वो जब डिवाइड होंगे तो वो अपनी डॉटर सेल में बराबर बराबर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी सेल होगी इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, तो ये अब चलिए जब भी दो पार्ट में टूटेगी तो ये 46 और 46 दोनों लेकर टूटेगी। यानी यहाँ पर क्या होगा? हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो डबल हो जाएगा या रिप्लिकेट हो जाएगा ताकि वो बराबर बराबर सेल में जा सके। तो हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी जगह जो भी हमारी वेजिटेटिव सेल्स होती है, पूरी बॉडी की सेल हमारी क्या है? सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल होती है। और ये वेजिटेटिव सेल जो होती है वो माइटोसिस डिवीजन करती है। माइटोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं?
अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक सेल ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं गैमीट। मेल के अंदर स्पर्म सेल और फीमेल के अंदर ओवम सेल जो होती हैं उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो ये क्या होंगे, ये अपनी डॉटर सेल में क्या करेगा, 23 क्या कर देगा, हाफ कर देगा। और ये क्यों हाफ करता है, ये मैंने पहली वीडियो में बनाया है, क्योंकि गैमीट्स हमारे क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के वक्त गैमीट हमारे फ्यूज होते हैं। तो जब गैमीट फ्यूज होंगे तो 23 जब फ्यूज होंगे तो बनने वाली सेल ऑलरेडी 46 हो जाएगी। अगर ऑलरेडी पहले से ही 46 होती तो फिर क्या हो जाता, कॉम्बिनेशन हमारा बिगड़ जाता। इसलिए गैमीट में जो गैमीट में जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। लेकिन इनको छोड़कर बाकी पूरे शरीर में कौन सा डिवीजन हो रहा होता है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा होता है। और बेसिकली हमें माइटोसिस डिवीजन को ही आज यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग इंटरफेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इंटरफेस हमारा किस तरह से चलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरफेस। क्या टॉपिक चल रहा था हमारा टॉपिक था सेल साइकिल। सेल साइकिल में हम देखते हैं इंटरफेस, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक हमें सर्किल बनाना है, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म है, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे। हमने क्या कर लिया, एक सर्किल बना लिया। तो इस सर्किल में क्या होगा, हमारा जो एक पाई चार्ट की तरह समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटर है, तो 5% जो है, ये जो 5% है, मान लीजिए ये 5% है, ये 5% पार्ट, इस पूरी साइकिल का 5% पार्ट हमारा क्या है, एम फेज है। एम फेज है मतलब ये पूरी साइकिल का सिर्फ 5% यानी बहुत छोटा पार्ट क्या है, एम फेज है, जिसको हम एक्चुअल डिवीजन कह रहे हैं, जहां पर सेल हमारी टूटेगी, ठीक है। लेकिन टूटने से पहले ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा 95% जो होगा, ये पूरा पोर्शन क्या कर रहा होगा, सिर्फ तैयारी कर रहा होगा, है ना। यानी जैसे मैंने बताया ना, गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट तो आएंगे मान लीजिए 9 बजे, तो जब गेस्ट आएंगे 9 बजे आएंगे, 9:15 बजे वो डिनर करेंगे या 9:30 बजे वो डिनर करेंगे। लेकिन शाम 6 बजे से हम क्या लगे हुए हैं, 3 घंटे से हम क्या लगे हुए हैं, डिनर को प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। और डिनर करा कब जाएगा, 9 बजे, ठीक है। तो उसी तरह हमारी ये जो एग फेज है वो तो बहुत छोटी है, मतलब यहाँ पर तो सेल को क्या होना है, बस डिवाइड होना है। लेकिन उस डिवाइड होने के लिए पूरा टाइम क्या करेगी, 23 घंटा क्या करेगी, सिर्फ तैयारी करेगी, ठीक है। चलिए कैसे तैयारी करेगी, क्या क्या नाम होंगे इस तैयारी के, देख लेते हैं। ये है हमारा सेंटर, ये है हमारा एम फेज, ठीक है। और अभी जो पहला फेज जो होगा वो हमारा कहलाएगा G1 फेज, ठीक। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा G1 फेज। फिर दूसरा फेज जो होगा हमारा वो कहलाएगा S फेज। ये सारे फेजेस के नाम है और हर फेजेस में अलग अलग इवेंट फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। फिर आएगा हमारा G2 फेज, ठीक है। बन गया पूरा साइकिल। G2 फेज जैसे ही कंप्लीट होगा, सेल हमारी डिवाइड हो जाएगी, और जब हमारी सेल डिवाइड हो जाएगी तो डिवाइड होने के बाद वो फिर से लग जाएगी तैयारी करने में। क्यों, क्योंकि उसको भी क्या होना है, आगे जाकर डिवाइड होना है, ठीक है। तो जैसे ही एम साइकिल एम फेज कंप्लीट होगा, फिर से उस सेल में क्या स्टार्ट हो जाएगा, G1 स्टार्ट हो जाएगा, फिर S फेज आएगा और फिर क्या हो जाएगा, G2 फेज। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस यही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है कि सेल साइकिल का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। तो सीक्वेंस होता है बच्चों G1 S G2 M, ठीक है। इसको हम इसी सीरीज में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसको आपको याद कर लेना है कि हमारा जो सेल साइकिल का इवेंट होते हैं वो बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं, 4 इवेंट्स होते हैं या 4 फेजेस होती हैं, जिनमें पहली होती है G1, दूसरी होती है S और फिर तीसरी होती है G2 और फिर हमारी सेल डिवाइड हो जाती है। यानी ये जो फेजेस हैं ये इंटरफेज है। ये क्या है, ये इंटरफेज है और ये क्या है, हमारी एम फेज है। आई बात समझ में, चलिए देखते
एक एक करके देखेंगे कि हमारे ये जो जीवन में क्या हो रहा है, एस में क्या हो रहा है, G2 में क्या हो रहा है, और फिर M फेज में कैसे सेल हमारी डिवाइड होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जीवन फेज आता है। ठीक, अब देखिए जीवन फेज में क्या होगा, मैं इधर लिखूं, अगर जीवन फेज में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी सेल को डिवाइड होना है, सबसे पहले सेल क्या करेगी, अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कर देगी, इनहैंस कर देगी, तेज कर देगी। ठीक है, तेज कर देगी यानी वो खूब सारी एनर्जी बनाएगी पहले तो। ठीक है, खूब सारी एनर्जी बना लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भाई हमें कोई काम, मान लीजिए हमको रेस में दौड़ना है, तो हम क्या करेंगे, अच्छे से खाना पीना खाएंगे ना, क्योंकि हमें बहुत देर तक भागना है। तो सेल को जब डिवाइड होना होता है तो वो पहले क्या कर लेती है, सेल क्या हो जाती है, खूब सारी एनर्जी बना लेती है। ठीक है, तो जीवन फेज में सबसे पहले क्या होगा, एनर्जी बनेगी, एनर्जी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या होगा सबसे पहले, एनर्जी फॉर्मेशन। जब ढेर सारी एनर्जी फॉर्मेशन हो जाएगा जीवन में, फिर क्या होगा, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी सेल क्या हो जाएगी, क्लियरली विजिबल हो जाएगी। अगर बच्चों ऐसा कहा भी जाता है कि और ये प्रूफ भी है कि जब भी कभी हमें न्यूक्लियस की या किसी भी या सेल की हमें जेनेटिक मटेरियल की जो है हमें स्टडी करनी होती है, तो हम ये इंतजार करते हैं कि सेल हमारी क्या हो जाए, अपनी डिवीजन की स्टेज में आ जाए। क्योंकि जब सेल हमारी अपनी डिवीजन की स्टेज में आती है तो वो सारे उसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, वो सब क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। क्योंकि सेल का साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए वो हमें क्लियरली दिखने लगते हैं। जेनेटिक मटेरियल स्पेशली सेल डिवीजन के वक्त ही देखा जाता है। इवन न्यूक्लियस भी जो हमें देखना होता है, तो हम इंतजार करते हैं कि सेल अपनी इंटरफेज में आ जाए ताकि हमें न्यूक्लियस भी क्या हो जाए, क्लियरली दिखे। ऐसे तो न्यूक्लियस क्या होता है, भाई सेल है, सेल में सेंटर की तरफ एम्बेडेड होता है, लेकिन जब सेल को डिवाइड होना होता है तो वो सारी चीजें क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है, अपना साइज में बड़ा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जीवन फेज में क्या हो जाता है, सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल का, आप लिख सकते हैं कि सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। फिर हमारा सेल क्या करता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर एक तीसरा काम होता है, ये अभी जीवन चल रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है जीवन के बाद कि सेल का साइज इंक्रीज हो जाने के बाद जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो सब क्या हो जाते हैं, रिप्लिकेट हो जाते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आरएनए हो गया, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, स्पेशली वैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बाद में भी डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं, रिप्लिकेट हो जाते हैं, अपनी कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके पास अपना क्या होता है, डीएनए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सबके पास अपने अपने क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। तो ये सब क्या कर लेते हैं, अपनी अपनी ही कॉपीज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या हो जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स रिप्लिकेट हो जाते हैं। रिप्लिकेट माने जस्ट अपनी कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, तो जीवन समझ में आया। सबसे पहले सेल क्या करेगी, खूब सारी एनर्जी बना लेगी, फिर क्या हो जाएगी, साइज में इंक्रीज हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, रिप्लिकेट हो जाएंगे। यहाँ पर जीवन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही जीवन कंप्लीट होगी हमारी सेल चली जाएगी नेक्स्ट फेज में, और नेक्स्ट फेज है एस फेज। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब जब हमारी जीवन कंप्लीट हो गया, एस फेज में गई, तो एस फेज में क्या होगा, नोट करते चलिएगा। एस फेज में क्या होगा, एस फेज में बेसिकली हमारा जो डीएनए होगा, जो सेल का अपना डीएनए कहाँ होगा, सेल का न्यूक्लियस के अंदर होगा। आप समझिएगा ये सेल है। ठीक, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर याद हो बच्चों, अगर आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर याद हो तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होती है और ऐसे उलझे हुए क्या होते हैं, क्रोमैटिक थ्रेड होते हैं। याद आया? ठीक है, मेरी सेल वाली वीडियो देखिएगा। तो ये जो क्रोमैटिक नेटवर्क होते हैं ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इनको अगर हम बड़ा स्ट्रक्चर करके दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, मतलब ये इसी का ये जो थ्रेड है ये सेल डिवीजन के वक्त क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। और हर सेल के अंदर, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 46 क्रोमोसोम छोटे छोटे टूट जाते हैं। एक को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर क्या
ये क्या है, एक सिंगल है। जब ये इसको जब ये डिवाइड होने वाला होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से क्रोमोसोम फॉर्म में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम क्या होगा, इसको ये एस फेज चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर का जो डीएनए है, ये क्या है, दैट इज डीएनए। ये जो डीएनए होगा ये अपनी कॉपीज बना लेगा, ठीक है। इसने क्या कर दिया, अपनी कॉपी बना ली, लीजिए बना लिया इसने अपनी कॉपी। जैसा सेम यहाँ था वैसे ही सेम इधर इसने क्या कर लिया, अपनी कॉपी बना ली, रिप्लिकेट हो गया। रिप्लिकेशन कैसे हुआ, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि रिप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, डीएनए रिप्लिकेट हो गया, यानी डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली। अब ये डीएनए जब कॉपी बन जाता है तो इसके चारों तरफ क्या लग जाती है, ऐसे प्रोटीन्स लग जाती है, ठीक है, ऐसे प्रोटीन लग गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब आपको ये डबल दिख रहा है, तो हमको कुछ लोग ऐसा हो जाता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, लोग कहते हैं कि ये 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम नहीं है। क्रोमोसोम को गिनने के लिए हम देखते हैं उसका सेंट्रल पार्ट, इसके सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक क्रोमोसोम बनाऊं तो इसका सेंट्रोमेयर एक है, ये एक क्रोमोसोम है, अंदर डीएनए है, ठीक है। यहाँ पर भी तो एक ही सेंट्रोमेयर है ना, तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है, बस इसके डीएनए ने क्या कर लिया है, अपनी कॉपी बना ली है, ठीक है। तो अब ये जो 2 दिखेंगे, ये 2 क्या हो गए, क्रोमैटिड्स हो गए। इन दोनों को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, साथ साथ है ना, बहन हो गई ये, इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, ठीक है। यानी देखिए एक ही सेंट्रोमेयर है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम है, इसके डीएनए ने क्या कर लिया है, कॉपी बना लिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, एस फेज में क्या हुआ, डीएनए रिप्लिकेशन हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। जीवन फेज में क्या हुआ था, एनर्जी बनी थी, साइज बड़ा हो गया था, सारे सेल ऑर्गेनेल्स ने क्या कर लिया था, अपने आप को रिप्लिकेट कर लिया था। बचा कौन, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बोले तो डीएनए। डीएनए ने भी क्या कर ली, अपनी कॉपीज बना ली, ठीक है, डीएनए ने अपनी कॉपीज बना ली। अब ये डीएनए रिप्लिकेशन के बाद जैसे ही ये एस फेज कंप्लीट हो जाएगी, डीएनए रिप्लिकेशन के बाद डीएनए हमारा एस फेज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा एस फेज कंप्लीट होगा, हमारी सेल चली जाएगी G2 फेज, ठीक है। अब G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में भी यही काम होगा। देखिए जितना प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर हुआ था, ठीक है, जितना प्रोटीन यहाँ पर बना था G1 फेज में, वो तो यहाँ डीएनए को रिप्लिकेट करने में यूज हो गया ना, ठीक है। तो अब सेल को और ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो यहाँ पर G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस और इंक्रीज हो जाएगा, यानी और ज्यादा हमारी सेल क्या करने लगेगी, प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेगी। यहाँ पर क्या होगा, और ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगेगी, ठीक है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट था, ये जो 2 बड़े सेल ऑर्गेनेल्स थे हमारे, मेन जो हमारे सेल ऑर्गेनेल थे, मेन तो सारे हैं, ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या हो जाएगा, रिप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया फिर से क्या होगा, रिप्लिकेट होगा, रिप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तैयारी कंप्लीट। अब सेल कहेगी वी आर रेडी टू डिवाइड, ठीक है। क्या कर लिया सेल ने, खूब सारी एनर्जी बना ली, खूब सारा प्रोटीन बना लिया, खूब साइज में बड़ी हो गई, अपने सारे सेल ऑर्गेनेल डिवाइड कर लिए, रिप्लिकेट कर लिए, जेनेटिक मटेरियल ने भी अपनी कॉपीज बना ली, और फिर प्रोटीन अगर कम पड़ेगा तो और ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, और हमारे जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया थे उन्होंने भी अपने आप को रिप्लिकेट कर लिया। अब हमारी सेल क्या हो जाएगी, इस एम फेज में पहुंच जाएगी। जैसे ही G2 फेज खत्म होगी, हमारी सेल कहाँ पहुंच जाएगी, एम फेज में पहुंच जाएगी, और एम फेज में पहुंचते ही सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि एम फेज भी थोड़ा कई सारे स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, टीलोफेज होती है, तब जाकर हमारी सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। यानी एम फेज भी क्या होगी, 1 घंटे की है ना एम फेज, 23 घंटा लगा इसको तैयारी करने में। अब 1 घंटे में सेल क्या होगी,
सेल में पहुंच जाएंगे, डिवाइड नहीं होंगे, बराबर बराबर वो क्या होंगे, सेल में चले जाएंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि एक माइटोकॉन्ड्रिया था तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, ठीक है ना। 46 क्रोमोसोम थे तो 46 क्रोमोसोम ने अपने उसके डीएनए ने क्या कर लिया, अपनी ही जैसी कॉपीज बना ली। अब ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा सेल डिवीजन के वक्त। एक कॉपी मान लीजिए, एक कॉपी इधर निकल आएगी और इसको मान लीजिए हम ऐसे खींच के अलग कर दें। यहाँ से अगर हम सेंट्रोमेयर से क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ के अलग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास भी सेम डीएनए है, इसके पास भी सेम डीएनए है और इसके पास भी सेम डीएनए है ना, वही उसने अपनी कॉपी बना ली। अब ये क्या हुआ, आधा एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, है ना। यानी वही 46 क्रोमोसोम जिन्होंने अपने डीएनए को कॉपीज कर ली थी वो बराबर बराबर क्या हो जाएंगे, सेल में चले जाएंगे। इस तरह से सेल हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। फिर एम फेज के बाद फिर सेल क्या करेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगी, फिर से उसमें क्या हो जाएगी, इंटरफेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है। इसी साइक्लिक फॉर्म